Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mr. Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis as well as Network Theory for Sem3 Electrical as well as EC, in which we are discussing our first unit for ECA subject, that is Network Theorems, and unit 3 for the Network Theory. So, in this chapter as a network theorem, we already discussed the basic topics of the theorems. In previous cases or previous lectures, we already discussed the Thevenin's theorem, Norton's theorem, superposition theorem, maximum power transfer theorem, and now the most important topic regarding the fundamental terminology or fundamental of the network as a reciprocity theorem. So in previous cases, जबकि हमने फर्स्ट यूनिट के स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन की हमने जब डिस्कशन की शुरुआत की थी, तो उस पे हमने बताया था कि रेसिप्रोसिटी जो कि एक टर्मिनोलॉजी थी, सारी जो कि नेटवर्क की टर्म्स थी, उसको डिस्कस किया था। वहां पे हमने रेसिप्रोसिटी की डेफिनेशन ऑलरेडी दी थी। सेम वे वहां पे हमने ये चीज भी मैंने बोला था कि आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम जब आप फर्दर स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चीज है। और रेसिप्रोकल मतलब कि सोर्स और एक रिस्पांस, उन दोनों को अल्टरनेट करें तो भी अगर नेटवर्क के लिए रिस्पांस सेम आता है फॉर बोथ द केसेस, एट दैट टाइम दिस नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल। तो यही तो उसकी डेफिनेशन जो कि ये चीज बता रही है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क विद टाइम डिक्लेयरिंग पैसिव नेटवर्क हैज द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू द रिस्पांस इज कांस्टेंट व्हेन द पोजीशन ऑफ द एक्साइटेशन एंड द रिस्पांस आर अल्टरनेट और इंटरचेंज। At that time, this network is said to be reciprocal. तो आपको लगेगा कि सर ये तो उसकी जो भी डेफिनेशन है उसके बारे में बात है, लेकिन उसके बारे में फर्दरली अगर हम डिस्कस करना चाहें कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो ये रेसिप्रोसिटी का थ्योरम है वो तो हमने बता दिया, लेकिन उसको आप फेमिलियर हो गए कि भाई ये उसकी टर्मिनोलॉजी ये बता रहे, लेकिन उसे आप वेरीफाई कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको नेटवर्क दिया हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी आप ले सकते हो या फिर रेफरेंस के बेसिस पे भी ले सकते हो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल में आपको क्या पूछेंगे कि वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द गिवन नेटवर्क। तो एट दैट टाइम यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि लीनियर बाइलेटरल और टाइम इंडिपेंडेंट पैसिव नेटवर्क विद अ सिंगल सोर्स, क्लियर, सिंगल सोर्स। तो एक ये चीज भी आपको याद रखनी है, भले यहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं किया, लेकिन ये प्रैक्टिकली जब आप उसको पूरे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस थ्योरम में वेरिफिकेशन के लिए हम देखें तो एक यहाँ पे 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 5 ओम, उसके पैरेलल में यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस, 4 एंड 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर रेसिप्रोसिटी थ्योरम है तो वो क्या बता रहा है कि भाई पोजीशन ऑफ द एक्साइटेशन इज चेंज या फिर इंटरचेंज करते हैं, एट द टाइम रिस्पांस की दोनों साइड वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो सेम होनी चाहिए जो आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन में सोर्स यहाँ पे रखेंगे, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे रखेंगे। एट दैट टाइम आपका रिस्पांस मतलब कि यहाँ पे क्या रिस्पांस होगा, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो बाकी बचती टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे रिस्पांस की टर्म है वो है करंट। तो यहाँ पे करंट दोनों केसेस में जो आपका रिस्पांस बनेगा, तो दोनों करंट को आप अल्टीमेटली फाइंड करोगे तो भाई केस 1 में जो करंट आता है और केस 2 में क्या करंट आता है, एट द कंडीशन ऑफ द सोर्स ऑफ द वोल्टेज इज इंटरचेंज व्हाट शुड बी दी आवर रिस्पांस करंट। तो अगर वो दोनों करंट सेम आते हैं तो नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल कहा जाएगा, अगर नहीं है तो वो रेसिप्रोकल नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर 7 मार्क का भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन या फिर एलोबरेट द रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड वेरीफाई इट। अगर आपको नेटवर्क नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से भी कोई नेटवर्क चूज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई नेटवर्क दिया होगा उसके लिए बोला होगा कि राइट डाउन द रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर गिवन नेटवर्क। तो एट दैट टाइम आपको यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब हम देखें कि कंडीशन 1 क्या बनती है। तो कंडीशन 1 है कि इस हिसाब से आप पहला रिस्पांस फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्पांस करंट को मैंने डिनोट किया है आई से। तो वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मान लो कि आपको ये पता है कि यहाँ पैरेलल में आपको ब्रांचेस है और यहाँ पे रिस्पांस फाइंड करना है, तो वो आपका करंट डिवाइडेड होने से मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सोर्स करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 वोल्ट जो कि 5 ओम से पास हो रहा है
और ये दो ब्रांचेस एक दूसरे के पैरेलल में। तो टोटल करंट जो कि यहाँ पे मिल रहा है आई एस, अभी मैंने बताया है कि सोर्स करंट कितना है, तो वो बनेगा 5 प्लस, मैं अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रहेगा 10 और उसके पैरेलल में 6 प्लस 4, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। तो एट द टाइम वो कितना बनेगा 10 प्लस 10, मतलब कि पैरेलल में 10 प्लस 10 का वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10, तो ये हो गया 5। और ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज में 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या करना है 20 डिवाइड बाय 5 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट करोगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 20 डिवाइड बाय 5 प्लस 5, मतलब कि 20 बाय 10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। ओके, अब आपका रिस्पांस करंट है आईएस, जो कि करंट डिवाइडर से मिलेगा कि आईएस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ करंट डिवाइडर है तो यहाँ पे आपके जो भी पैरेलल वाला ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस आप यहाँ पे कंसीडरेशन में लोगे, तो आईएस मल्टीप्लाई बाय उसके पैरेलल वाली ब्रांच का या फिर सामने वाली जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस, तो 10 डिवाइड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 10 प्लस 6 प्लस 4, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बना 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20, तो बनता है 20 डिवाइड बाय 20, मतलब कि 1 एम्पीयर, जो कि फर्स्ट सोर्स के लिए या फिर सोर्स को हमने जब गिवन डेटा या फिर गिवन डायरेक्शन के हिसाब से रखा उस टाइम पे रिस्पांस क्या मिला 1 एम्पीयर। ये कंडीशन 1 हो गई। अब कंडीशन 2 की ओर जा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि भाई सोर्स को आप अल्टर चेक करोगे, मतलब कि यहाँ से सोर्स रिमूव कर दोगे और वो सोर्स यहाँ पे लगा दोगे, और उस टाइम पे यहाँ पे जो रिस्पांस था अब वो रिस्पांस को इंटरचेंज, मतलब जब यहाँ पे रिस्पांस होगा, क्योंकि मैंने इसके इक्विवेलेंट नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, जो कि नेटवर्क 2 है। तो यहाँ पे आप देखो क्या किया, यहाँ से सोर्स रिमूव करके यहाँ पे ला दिया, और यहाँ पे जो आपका रिस्पांस करंट अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पे आई था अब वो यहाँ पे आईबी हो गया, क्लियर। तो सेम वे यहाँ पे भी करंट डिवाइडर लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप सोर्स यहाँ से होगा, क्लियर। तो क्या होगा कि V डिवाइड बाय R, जो कि 6 प्लस 4, ये दोनों तो सेम ही है, मतलब सीरीज में ही है, तो 6 प्लस 4 10, उसके पैरेलल में 5, उसके साथ सीरीज में 5 प्लस 10 का इक्विवेलेंट, क्योंकि 5 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उससे आप पैरेलल में कंसीडरेशन में लेते हो, तो वो क्या बनेगा 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 प्लस 5, तो उसका इक्विवेलेंट बनेगा 50 डिवाइड बाय 15, कीप इन माइंड। तो यहाँ पे आप देखो 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 50 डिवाइड बाय 15, तो उन दोनों को इक्विवेलेंट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम लेते हो तो 150 प्लस 50 मतलब कि 200 डिवाइड बाय 15, ओके। तो ये उन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे ये बना, और ये तो 20 वोल्ट का सोर्स है वो ऐसे के है, तो उसके हिसाब से आपको इक्विवेलेंट करंट क्या मिला IX, जो कि सोर्स करंट है वो बनता है 15 डिवाइड बाय 10, या फिर आप इसे सिंपलीफाइड फॉर्म में 3/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं तो 3/2 एम्पीयर भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका दूसरा करंट जो भी है तो वो क्या बनता है IX मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 5, तो उसके हिसाब से ये क्या बना 15/10, जो कि आपका ऑलरेडी सोर्स करंट था, तो IX आपका बना 15/10 तो ऑलरेडी था, प्लस यहाँ पे ये जो सामने वाली ब्रांच मतलब कि हुआ ये 10, क्लियर। और उसके साथ यहाँ पे ये जो पैरेलल वाली ब्रांच है वो बनती है 5, तो 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 5 मतलब कि 15, तो 15/10 या फिर 3/2 यहाँ पे दोनों भी आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 10/15, तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1 एम्पीयर, जो कि आपका रिस्पांस 2 का जो करंट है वो है, जबकि आपने सोर्स यहाँ पे अल्टर चेंज किया, क्लियर। तो ये आपका कंडीशन 2 का जो करंट है वो बना, तो कंडीशन 1 का करंट है आपका 1 एम्पीयर, एज वेल एज कंडीशन 2 की जब हमने सोर्स को इंटरचेंज किया और उस टाइम पे रिस्पांस एनालाइज किया तो उसका करंट वो बनता है 1 एम्पीयर। तो दोनों को आप वेरीफाई करके बता सकते हो कि भाई कंडीशन 1 का जो करंट है और कंडीशन 2 का जो करंट है वो दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि भाई नेटवर्क की सेट टू बी रेसिप्रोकल, व्हाई बिकॉज़ उसकी हमने यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी मेंशन की है कि भाई कोई भी आपके नेटवर्क के लिए सिंगल सोर्स वाला नेटवर्क है, उसके अंदर आप सोर्स को अल्टर चेंज करते हो और उस टाइम पे आप दोनों के रिस्पांस को एनालाइज करते हो, अगर वो दोनों सेम आता है तो नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पे रेसिप्रोसिटी वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्लियर। ओके, होप सो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, अगर क्या तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो एवरीवन,
Jai Swaminarayan. I am Mr. Chodalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis for SEM 3 Electrical as well as Network Theory SEM 3 EC. So previously we already discussed the subject as a part of the network theorems. तो उसके हमने बेसिक टॉपिक्स देखे थे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम या फिर हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ऐसे बेसिक थ्योरम्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। उसके साथ में एक थ्योरम में एक टॉपिक ये भी है कि भाई ड्यूअलिटी। तो ये ड्यूअलिटी क्या है, या फिर आपने कहीं पे वर्ड सुना होगा ड्यूअल नेटवर्क्स। तो ये चीज क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि कोई भी नेटवर्क ऐसे होते हैं नॉर्मली कि भाई जो भी आपके नेटवर्क है तो उससे सोल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तो हम सारे थ्योरम का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेसिक थ्योरम हमने अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स है कि भाई उसके कुछ थंब रूल्स है कि उसे हम फॉलो करते जाएंगे तो उस हिसाब से हम सोल्व करते हैं। लेकिन अब ये ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उससे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं तो या फिर उसके जो भी ड्यूअल नेटवर्क्स होते हैं या फिर उसके ड्यूअलिटी के जो फिनोमिना है उस हिसाब से टर्म को अगर हम ड्यूअल नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका नेटवर्क का एक ड्यूअल नेटवर्क ऑलवेज होता है। तो उसकी वजह से आपका नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन काफी इजी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पैरेलल में एलिमेंट्स है तो उसका सिंप्लीफिकेशन आपको भी पता है कि सीरीज में अगर आपको कोई एलिमेंट है तो उसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी रहता है कंपेयर टू पैरेलल एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई ड्यूअलिटी में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी या फिर फिनोमिना है कि भाई ये आपका है तो उसका ड्यूअल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ आइडियल टर्म्स जो कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में आपको कहीं ना कहीं पे आप यूज करते हो, तो वो सारी टर्म को जब आप ड्यूअलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो क्या बनती है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे उसका ड्यूअल क्या बनता है, कंडक्टेंस। एज वेल एज इंडक्टर है तो कैपेसिटर, और कैपेसिटर है तो इंडक्टर। एज वेल एज जैसे कि वोल्टेज और करंट सोर्स है तो लूप करंट है तो नोड वोल्टेज देगा, और अगर नोड के लिए आप अगर बात करें कि नोड का जो भी करंट या फिर वोल्टेज इसकी वैल्यू है तो वो एक दूसरे के वाइस वर्सा रहेगी। एज वेल एज वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स या फिर करंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स। एज वेल एज सीरीज नेटवर्क है तो पैरेलल, और पैरेलल नेटवर्क है तो सीरीज। नोड है तो उसका लूप बनेगा, और लूप है तो वहां पे आपका नोड फॉर्म होगा। एज वेल एज ओपन सर्किट नेटवर्क है तो उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट है एलिमेंट तो वहां पे वो ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ फंडामेंटल है। जैसे कि हमने बाकी के थ्योरम्स में हम क्या कर रहे थे कि भाई आपका नॉर्मल में हम देखते हैं कि भाई कुछ उसकी कंडीशन होती है कि फर्स्ट स्टेप वो ये होता है, उसके बाद हम ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये ड्यूअलिटी के कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है कि इसका कन्वर्ट करेंगे तो या फिर उसका ड्यूअल क्या बनेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सबके ड्यूअल मैंने दिखा दिए आपको सिर्फ ये याद रखना, और इसमें कोई याद रखने की चीज नहीं है कि आपको बेसिक फंडामेंटल आपने दिमाग में है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि भाई इंडक्टर है तो क्या होगा, या फिर ओपन सर्किट है तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स है तो क्या होगा, करंट सोर्स है, सीरीज है। तो ऐसे बेसिक टर्म है तो आपको उसका पता ही है कि ड्यूअल आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि भाई इसकी वजह से अगर हम उसका ड्यूअल करते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी बेसिक टर्म आप याद रखो। उसके बाद उसको सोल्व करने की एक जो टेक्निक है, यहाँ पे मैंने उसका न्यूमेरिकल इसीलिए आपको साथ में रखा है कि भाई उसकी सोल्व करने की टेक्निक में ये सारी टर्म कैसे यूज होती है और उसे हम कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक मैंने बेसिक नेटवर्क आपको दिया है, उसका थोड़ा सिंपलीफिकेशन भी मैंने साथ में ही दे दिया है तो आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज है कि भाई आपको एक बेसिक नेटवर्क दिया हुआ है कि जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स है Vs, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, उसके साथ एक इंडक्टर L1, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे कैपेसिटर C2 और यहाँ पे कैपेसिटर C1, और यहाँ पे सारे नोड और ये सारी बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे बताई। ओके, अब जब यहाँ पे आप सिंपल नेटवर्क जो भी हम फर्स्ट मिनट में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम देख रहे थे कि हम क्या करते थे कि भाई कितने एलिमेंट है पहले उसे ऑब्जर्व करते। तो यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट को एक बार डिनोट कर देना है कि भाई हाँ यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। इन सब को जब आपने नोट कर दिया उसके बाद आप क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे नोट, यहाँ पे क्लोज लूप कितने हैं या फिर आपकी मेश कितनी बनती है। तो एक मेश ये बनती है, सेकंड वन ये, और ये एक ये क्लोज पाथ, मतलब कि मेश मतलब कि क्लोज पाथ। तो कितने क्लोज पाथ बने, 1 2 एंड 3। क्लियर? ओके, तो ड्यूअलिटी में आपको पता है कि नोड है तो उसका क्या होगा, लूप, और लूप है तो आपका नोड। क्लियर? ओके, तो अब क्या करोगे कि
भाई आपके पास एक क्लोज लूप या फिर आपकी जो लूप है उसके लिए आप उसका नोड करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस लूप के लिए जो भी नोड बनेगा उसे हमने यहाँ पे 1 दिया है, एज वेल एज ये लूप के लिए हमने 2 दिया है, इस लूप के लिए हमने 3 दिया है। क्लियर? तो ये तीनों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोड आपको दिखा दिया, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी ड्युअलिटी में, एक आपको रेफरेंस नोड या फिर 0 करके भी एक एक्स्ट्रा नोड देना होगा। व्हाई? बिकॉज सारे नेटवर्क आप जो भी आप न्यूट्रल देखो या फिर एक रेफरेंस लाइन देखो तो उसके रेफरेंस में सारे नेटवर्क से जो भी नोड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। क्लियर? तो ये आपका रेफरेंस नोड है जो जिसे मैंने यहाँ से ओ से रिप्रेजेंट किया, यहाँ कोई भी नाम दे सकते। क्लियर? अब आपका जो भी सॉल्यूशन टेक्निक का नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि भाई आपके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको पहले आप नोट करो, फिर एक दूसरे के कनेक्शन को नोट करो। जैसे कि 1 to 0 तो उसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो उसका ड्यूअल क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स। क्लियर? यहाँ पे उसका पाथ है और यहाँ पे उसका ड्यूअल। क्लियर? तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका काम काफी इजी और पूरा एग्जांपल इजीली स्मॉल आपका सोल्व भी हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, वो 1 to 0 के बीच में, तो ये वोल्टेज सोर्स है तो उसका कन्वर्जन रहेगा करंट सोर्स। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट आपका बनता है 1 to 2 जो कि एक आपका रेजिस्टेंस R1, तो वो आपका हो जाएगा G1 कंडक्टर। एज वेल एज नेक्स्ट एलिमेंट है 2 to 3 के बीच में, 2 to 3 यहाँ पे L1। क्लियर? तो वो हो जाएगा कैपेसिटेंस। सेम में 1 to 3 जिसकी 1 to 3 इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटर, तो इसका हो जाएगा इंडक्टर। क्लियर? और यहाँ पे 3 to 0 जो कि रेजिस्टेंस R2 है तो उसका कंडक्टेंस G2। एज वेल एज 2 to 0 जो कि आपका कैपेसिटर है जो कि हो जाएगा इंडक्टर। अब इसे आप ड्युअलिटी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे, तो भाई जितने भी नोड है पहले आप उन सबको नोट करोगे और रेफरेंस नोड को, क्योंकि रेफरेंस नोड ऑलवेज हम ग्राउंड के लेवल पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक आपको रेफरेंस नोड ड्रॉ कर देना। क्लियर? ओके। फिर जितने भी नोड यहाँ पे बने 1 2 3 उन सबको आप डिनोट करोगे 1 2 3 ऐसे। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि जब आपका फर्स्ट एलिमेंट आप ले रहे हो 1 to 0 वहां पे क्या है करंट। सो 1 to 0 1 से 0 के बीच में करंट, तो आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कि ये ब्रांच हो गई। ओके, तो अब यहाँ पे ये भी हो गया। यहाँ पे जितना आपने यहाँ आपको जो लिख के बताया है उस हिसाब से सोल्व करते जाओगे तो आपका काम काफी स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि हम एक एक टर्न बाय टर्न एलिमेंट लेते जाएंगे तो आपको कोई एक मिस हो जाए या फिर कोई एलिमेंट भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 to 0, देन आफ्टर 1 to 2 के बीच में आपका कंडक्टेंस है, तो 1 to 2 के बीच में। क्लियर? एज वेल एज देन आफ्टर 2 to 3 के अंदर आपका कैपेसिटर, तो 2 to 3 के बीच में आपका कैपेसिटर। यहाँ पे आप सबके नाम भी दे सकते हो। क्लियर? देन आफ्टर 1 to 3 जो कि उसके बीच में आपका इंडक्टर, तो 1 to 3 के बीच में आपका इंडक्टर रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंट करने में शायद यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया होगा, मैं आपको टर्न बाय टर्न यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रहा है। क्लियर? तो जैसे कि आप देखा कि 1 to 0 के बीच में करंट सोर्स, 1 to 2 के बीच में आपका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंडक्टेंस। क्लियर? G1। देन आफ्टर 2 to 3 के बीच में क्या होगा कैपेसिटर, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटर 2 to 3 के बीच में। देन आफ्टर 1 to 3 के बीच में इंडक्टर, तो यहाँ पे आप इंडक्टर रिप्रेजेंट करोगे। ओके, देन आफ्टर 3 to 0 के बीच में रेजिस्टेंस, 3 to 0 यहाँ पे रेजिस्टेंस का हो जाएगा कंडक्टेंस। क्लियर? जो कि G2 है। एज वेल एज 2 to 0 के बीच में होगा L, जो कि हो जाएगा L1। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि सारे एलिमेंट को आप फिर से एक बार कंसीडरेशन में लोगे, तो आप पहले देखो कि कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। हाँ, हमारे 6 एलिमेंट सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब क्या करना है फिर से एक बार हम वेरीफाई करेंगे जो आपका स्टैंडर्ड नेटवर्क था और उसका ड्यूअल नेटवर्क, दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे करंट सोर्स ओके आ गए। देन आफ्टर नेक्स्ट है 1 to 2 के बीच में रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 1 to 2 के बीच में कंडक्टेंस आ गए। ओके,
ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन आफ्टर 1 to 3 के बीच में कैपेसिटर, 1 to 3 के बीच में इंडक्टर, तो ये भी हो गया। देन आफ्टर 3 to 0 के बीच में रेजिस्टेंस है, दूसरा कंडक्टर, 3 to 0 के बीच में कंडक्टर, तो ये भी ब्रांच हो गई। देन आफ्टर 2 to 3 के बीच में इंडक्टर, तो 2 to 3 के बीच में कैपेसिटर, तो ये ब्रांच हो गई। देन आफ्टर 2 to 0 के बीच में कैपेसिटर, तो 2 to 0 के बीच में इंडक्टर, तो ये भी ब्रांच हो गई। मतलब कि 6 के 6 एलिमेंट हमने इंक्लूड कर दिया। क्लियर? तो आपको ड्युअलिटी का कोई भी, ये बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 7 मार्क के अंदर कोई भी आपको एलिमेंट देंगे और उसके अंदर क्या चीज होगी, सीरीज और रेंज में कोई भी एलिमेंट दे सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फंडामेंटल टेबल ड्रॉ करना है या फिर लिख देना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या होगा। अगर कोई ये एलिमेंट है तो उसका ड्यूअल ये होगा। देन आफ्टर आपका स्टैंडर्ड नेटवर्क है, उसके अंदर जितनी लूप बनती है उतने नोड बनाओ और एक रेफरेंस नोड। देन आफ्टर हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिख दो, जैसे कि फर्स्ट जितने भी एलिमेंट से पहले वो सारे एलिमेंट लिख दो, उसके पाथ या फिर उसकी लिंक कौन सी बन रही है, पाथ या फिर यहाँ पे आप लिंक भी बोल सकते हो कि कौन सी लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है। उसके बाद उसका ड्यूअल क्या बनता है वो भी नोट कर दो, ठीक है। देन आफ्टर आप रेफरेंस नोड या फिर ग्राउंड नोड आप यहाँ पे डिनोट करोगे। देन आफ्टर ये जो पाथ है उसके हिसाब से जो एलिमेंट आते हैं उसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो आपका पूरा नेटवर्क ड्यूअल हो जाएगा। और इसी के साथ आप वेरीफाई भी कर लेंगे कि भाई आपको जो डेटा में या फिर एग्जांपल में जो दिया गया डेटा है उसको कंपेयर करने के बाद हमारा जो ड्यूअल नेटवर्क बना वो कैसा बनता है। क्लियर? ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ड्यूअलिटी के लिए आप एक या दो एग्जांपल अपने हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो, तो आपका काम काफी इजी भी हो जाएगा। और 7 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछे तो वो यही पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द ड्यूअल नेटवर्क एंड एक्सप्लेन द टर्म्स व्हिच आर ड्यूअल टू ईच अदर। तो इसके अंदर आपको ये टेबल नोट करना है, ठीक है। और ये उसका न्यूमेरिकल, तो आपको उसका न्यूमेरिकल भी 7 मार्क में सेपरेटली पूछा जा सकता है और काफी बार पूछा भी गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो मार्क कवर करने के लिए मैं कहूंगा कि ये बहुत इजी टॉपिक है, तो आप इसे फोकस में ले। टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।